हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर कमल सर। सो बच्चे, आज हम लोग आ चुके हैं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो सीरीज चल रहा था उसका दूसरा लेक्चर लेके। देखो बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। उस 12 क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बताया कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। कुछ जगह में थ्योरीज आया, उनके लिए वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, मैंने उनके बारे में भी बताया आपको। तो आप जाओ, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उन एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है उनको आप जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया गया है, आप उनको देखो। आप में अगर कोई भी उसमें 1 से लेकर 12 क्वेश्चन तक कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आज हम लोग 1.13 शुरू कर रहे हैं। देखो 1.13 में कहानी क्या है। देखो बच्चे, 1.13 में कहानी बहुत सिंपल सी बात है। बोल रहे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. Okay, if the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? अच्छा, तो चलो अब इसको क्या है कहानी समझो। देखो, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि एक इथेन का सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें उनका जो पार्शियल प्रेशर है 1 बार दिया गया है। ठीक है, और उसमें जो उस इथेन का जो मतलब मास है वो दिया गया हमें 6.56 इंटू 10⁻³ बोल रहे हैं अगर वो सॉल्यूशन इस 6.56 इंटू 10⁻³ की जगह अगर 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन को कंटेन कर रहे हैं, देन उनकी पार्शियल प्रेशर क्या होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को? समझे या नहीं? बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन में एक पार्शियल प्रेशर दिया गया है और उसके लिए उसका मास भी दिया गया है। बोल रहे हैं अगर मास को मैं चेंज करूंगा तो उसकी पार्शियल प्रेशर में क्या चेंजेस आएगी। तो देखो, इसके लिए हमें हेनरीज लॉ हेल्प करेगा। अब हेनरीज लॉ क्या बताते हैं? नहीं तो हेनरीज लॉ की अगर मैं बात करूं तो हेनरीज लॉ हमें ये समझाता है कि मास इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू पार्शियल प्रेशर। क्लियर? अब पहली केस की बात करूं, क्योंकि यहां पे 2 केस आ रहे, तो मैंने ले लिया केस 1। देखो, केस 1 की अगर मैं कहानी बोलूं तो केस 1 में हमारे पास मास कितना है? मास है जो हमारे पास गिवन है, मास ये दिया गया है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो हमें क्या है, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम मास दिया गया है किसका? इथेन का। हाँ, तो मास ऑफ इथेन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अब मैंने क्या कर दिया इस, और पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है? पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है 1 बार। तो अगर मैं मान ले इसको अगर इक्वेशन 1 बनाया और इसमें अगर वो वैल्यूज पुट किया तो कहीं ना कहीं के एच मुझे मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं के एच इजुगल टू क्या लिख सकता हूं मैं? मास डिवाइडेड बाय प्रेशर। अब प्रेशर तो 1 बार है तो कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, 6.56 इंटू 10⁻³ अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर बार आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? ग्राम पर बार आएगा कि नहीं आएगा? देख, मास बाई प्रेशर था ना, तो प्रेशर की यूनिट क्या होता है? बार। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? ग्राम पर बार। अब सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, केस 2 में क्या बताया जा रहा है कि मास जो है इथेन का, मास ऑफ इथेन वो लिया गया है आपका कितना? मास ऑफ इथेन वो चेंज करके लिया गया 5 इंटू 10⁻² ग्राम। अब बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो देखो, सेम फॉर्मूला एक इक्वेशन 1 में आप पुट करो, तो इक्वेशन 1 में पुट करके हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है मास हमने लगा दिया यहाँ पे 5 इंटू 10⁻²। केज की वैल्यू हमारे पास है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम पर बार, और ये हो गया आपका ग्राम मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर। अब मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू ग्राम यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो आंसर बार में आ गया आपका। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चे? यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 6.56 इंटू 10⁻³ एंड दैट मच बार। अब देखो, यहाँ पे अगर 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10, और 5 डिवाइडेड बाई 6.5 ही मान ले तो कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 6.5, इट विल कम नियर अबाउट
तेरा आ जाएगा इसके साथ 10 मल्टीप्लाई 0.7 आएगा, तो 0.7 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 0.76 आएगा एंड मल्टीप्लाई टू 10, ऊपर 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर 2 10, तो दैट मीन्स यू विल गेट 7.6 इतना बार, ये आ जाएगा आंसर आपका। व्हाट इज माय पॉइंट, तो 7.6 बार आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा मिक्सिंग एच रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छा देखो यहाँ पे बोला गया है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात बोला गया है कि ये जो डेल्टा एच मिक्सिंग है इनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में जो उनका जो साइन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में बताया गया। देखो इनके बारे में ना ऑलरेडी हम लोग जो इनका वीडियो है इनके रिलेटेड वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लेक्चर नंबर 5 में जाके या 4 में जाके आप देख सकते हो, 5 6 में जाके आप देख सकते हो, लाइक दैट। देखिए बच्चे अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो यहाँ पे पहली बात तो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है उनके बारे में पूछा गया है। दूसरी बात बोला गया है कि डेल्टा एच मिक्सिंग का साइन क्या होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में। देखो इनके बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके रखा गया है। अगर आप चाहते हो तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। क्लियर है, अगर आपको पूरा इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप जाकर वहां पे देख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे रफली एक चीज बता दे रहा हूं कि कौन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है। तो देखो मान लो अगर मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट लिया, एक को मैंने कंसिडर कर दिया ए, दिस इज सपोज सॉल्वेंट, मैंने इनको ले लिया सपोज सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर ए, जो भी बता रहा हूं ए मान ले, सब सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात नहीं आ रहा है, ए आ रहा है। मैंने एक कंपोनेंट ले लिया, मैंने दूसरा कंपोनेंट ले लिया, मान ले ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है बी। तो यहां पे अकेला ए है, यहां पे अकेला बी है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया एक तीसरी बीकर में। जब दोनों को मिला दिया तो यहां पे आ गया हमारे पास ए एंड बी, सपोज ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब देखो इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म क्यों प्योर फॉर्म, क्योंकि यहां पे ओनली ए पार्टिकल्स है और कोई है नहीं। इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म क्योंकि यहां पे ओनली बी कंपोनेंट है और कोई नहीं है। और ये है मिक्सचर क्योंकि यहां पे ए बी दोनों ही है। अब देखो ये जो हमारे पास पार्टिकल है इनका वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि इसको अगर मैं हीट किया तो ये वेपराइज होगा और ये वेपराइज होगा तो फिर क्या देगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं। तो इनकी वेपर प्रेशर को मैंने मान लिया पी ए नॉट, सपोज मैंने इनकी वेपर प्रेशर को मान लिया पी बी नॉट। अब बी नॉट क्यों दिया गया बच्चे, प्योर फॉर्म है इसलिए हमने वहां पे नॉट दिया। और यहां पे मैंने मान लिया कि पी ए एंड पी बी, मतलब कहानी क्या है, मैं यहाँ पे पी ए मतलब ए के लिए उसको यहाँ पे जो ए का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, उसको मैंने पी ए ले लिया और यहाँ पे बी का जो वेपर प्रेशर होगा उनको पी बी ले लिया। तो पी ए पी बी इन ये दोनों जो है ये वेपर प्रेशर है ए एंड बी का सॉल्यूशन में। लेकिन अगर नॉट की बात करूं तो ये प्योर फॉर्म है। अब हुआ क्या, देखो ए के अंदर जितना भी कंपोनेंट है ए का, इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सपोज मान ले, ठीक है। बी के पास जो भी है उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उनके पार्टिकल आपस में। और फिर सॉल्यूशन के अंदर जो ए बी है उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर ये तीनों इक्वल होगा, अगर ये तीनों इक्वल होगा, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी मॉलिक्यूल्स एंड इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। अगर इक्वल हो रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ बोला है ना, तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, राउल्स लॉ। तो
तो हम लोग लिखेंगे ओबे राउल्स लॉ। तो इनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे भी तो कंडीशन हो सकता है कि ये जो तीनों मैंने दिखाए, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने इक्वल दिखाया, ऐसे भी तो केस हो सकते हैं कि तीनों अनइक्वल हो। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये तीनों जो है नॉट इक्वल हो जाए, तब क्या होगा? तो अगर ऐसा केस आ रहा है कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान के चल कि ए, ठीक है, सपोज मान ले मैं बोल रहा हूं ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ए बी अगर हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो यही नॉन आइडियल की कहानी में दो पार्ट आता है या इनके दो पहलू आता है। एक आता है पॉजिटिव डेविएशन और एक आता है नेगेटिव डेविएशन। अब हमें इनके बारे में समझना है, यही हमें पूछा है। लेकिन मैंने आपको पहले से बिगिनिंग से इसलिए बताया क्योंकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या है। देखो पॉजिटिव डेविएशन बोल रहा है कि यहाँ पे दो कंडीशन मिल सकता है आपको। नॉट इक्वल है ना, ये जो है आपका मतलब ए बी एंड ए बी सब नॉट इक्वल है। तो ऐसे भी तो कंडीशन हो सकता है कि ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, समझना बात को, ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ए बी। मतलब ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है किससे? ए बी मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका ज्यादा है तो इनकी वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। होगा कि नहीं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब क्या है? इजीली वेपराइज हो नहीं पाएगा। गॉट इट और नॉट? टेल मी। ठीक है, अब देख ए बी का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इनकी वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं? अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्यों वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है समझ में आ गया आपको? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। और एंथैल्पी को कैसे लिखते हैं हम लोग? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच अगर ज्यादा हो तो वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बता? तो हमने तो पहले समझ गया क्या, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव डेविएशन। तो हमने तो ये समझ गया कि पॉजिटिव डेविएशन क्या किसको बोलते हैं। और दूसरी बात हमने ये भी समझ गया कि पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो आ सकता है जहां पे ऐसा केस हो सकता है, हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जहां पे ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू द ए बी। अगर ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनकी वेपर प्रेशर कम है कि नहीं है? बता। है। दूसरी बात, इनकी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम भी अगर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, तो अगर वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा तो इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगा? नहीं तो चेंज इन एंथैल्पी दैट मींस हीट जो होगा ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, हीट रिलीज होता है। तो अगर हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो हीट अगर रिलीज हो रहा है तो उनको हम लोग कैसे दिखाते हैं? डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं ना, वही बात है, नेगेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब ए बी दैट मींस ए एंड बी मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन में रहता है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब ए को सेपरेट लिया जाता है या बी को सेपरेट लिया जाता है तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब ज्यादा होता है तो हमें क्या मिलता है? नेगेटिव डेविएशन मिलता है। क्लियर है बात? गॉट इट माय पॉइंट? तो ये दोनों आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन है और वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होता है आपको समझा दिया गया। तो आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। क्लियर है? आगे चले देखते हैं। चलो अभी देख क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि एन एक्वस सॉल्यूशन of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the boiling point of the solvent. What is the molecular mass of the solute? अच्छा, तो ये कहानी है। देखो बात क्या है, बात बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पहली बात तो समझो। यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर दिया गया है जो एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं गिवन क्या है, तो हमारे पास पहले तो गिवन अंडरस्टैंड कर, न्यूमेरिकल आसानी से हो जाए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैंने लिख दिया 1.004 बार।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर मैं बोलूं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम पी नॉट से लिखते हैं, ये कितना होता है? स्टैंडर्ड कितना होता है? 1 एटीएम होता है कि नहीं होता है? होता है ना, जहां पे वेपर प्रेशर जो होता है प्योर वाटर का वो कितना होता है एट अ बॉइलिंग पॉइंट में? 1 एटीएम के बराबर होना चाहिए, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग उसको। तो 1 एटीएम होता है, ठीक है। अब बात क्या है, मैंने मान के चल के कंसिडर कर लिया कि मास ऑफ सोल्यूशन है, लेट मैंने लिख दिया, मान ले कि मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है बच्चे? मैंने मान ले मास ऑफ सोल्यूशन लिखा आपका 100 ग्राम, सपोज 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 2% बोला गया है ना, तो मैंने इसलिए 100 ग्राम को मैंने टोटल मास मान लिया। तो यहाँ पे सोल्यूट का मास कितना है? तो मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट वो तो 2% दिया गया, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 2 ग्राम। अगर मैंने इसको 2 ग्राम लिख दिया तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 98, क्योंकि सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट, तो आपको कितना मिल जाएगा? 98 ग्राम। क्लियर है बात? तो 98 ग्राम हमें मिल गया। अब हमें बात यह है कि हमें निकालने क्या बोला है? मोलर मास निकालने बोला है। देखो आपको ये जो है ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से है न्यूमेरिकल, तो आपको देखो बाकी चीजें मिल गया जी, गिवन था और वहां से हमें जो निकालना था। अभी जो है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव या फिर राउल्स लॉ जो भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक ही बात है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जाए तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, मैंने बी को सोल्यूट मान लिया, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, क्यों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया? बी को कंसिडर कर लिया सोल्यूट और ए को कंसिडर कर लिया हमने सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट बोला है, तो मोलर मास कहीं ना कहीं यहाँ पे छुपा हुआ है। चलिए इनको देखते हैं। अब अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ पे जो होता है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से, डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से एन ए का ये जो हम लोग नीचे लिखे हैं ना एन ए प्लस एन बी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एन ए जो है वो एन बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो सॉल्यूट का मोल बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे तो वो वैल्यू बहुत ही छोटा आएगा, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास खाली बचेगा जो एन बी बाई एन ए। अगर आप एन बी की वैल्यू बिठाओगे तो डब्ल्यू बी बाई एम बी डिवाइडेड बाई एन ए की वैल्यू बिठाओगे तो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। अब सवाल ये है कि डब्ल्यू बी क्या है? देखो डब्ल्यू बी जो है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हमें पता है ना मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, तो मैंने वही चीज लिखा, यही लिखते हैं ना हम लोग मोल में, क्या लिखते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मैंने ले लिया डब्ल्यू बी, मोलर मास मैंने ले लिया एम बी, ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास। अब क्या करेंगे इसको? अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम बी जो हमें निकालना है, तो एम बी इक्वल टू अल्टीमेटली आ रहा है आपका कितना? डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइन टू एम ए मल्टीप्लाइन टू पी नॉट, सॉरी पी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस पी एस मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए, बस ये आएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू बिठाना है, तो वैल्यूज अगर मैं बिठाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई टू मोलर मास ऑफ ए, दैट मीन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलर मास होता है 18, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और एक चीज की मोलर मास ऑफ वाटर, तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 18 ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अभी 18 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट। पी नॉट का वैल्यू कितना है? ना, तो पी नॉट जो हमने लिया था वो 1 एटीएम लिया था। अब देखो ये बार में है, तो मैं इसको ना एटीएम को बार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1.013 बार होता है 1 एटीएम इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1.013 बार आ गया, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 18 है, डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस पी एस कितना हो जाएगा? नहीं तो पी नॉट माइनस पी एस अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा तेरा 1.013 माइनस 1.00, शायद 4 था, 4। डब्ल्यू ए मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट,
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ बच्चे 98। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर मैं ये पूरा जो कहानी आपको दिखाया मैंने ये अगर कैलकुलेट करूं तो आई विल गेट 41.35 ग्राम, 41.35 ग्राम पर मोल। क्योंकि हमें मोलर मास बोला है ना, तो मैं यूनिट साइड नीचे लिख रहा हूं, ग्राम पर मोल। तो 41.535 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा किसका, सॉल्यूट का। गॉट इट माय पॉइंट, क्लियर है बात क्या है, कैसे हम लोग करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल को। आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देख अब ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन। चलो हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों आइडियल सॉल्यूशन है, अच्छी बात है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. This is kilopascal, okay? Kilopascal. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? Okay. देखो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सी बात बोला गया है कि हेप्टेन और ऑक्टेन दिया गया है, इन दोनों की वेपर प्रेशर दिया गया है प्योर फॉर्म में, और बोल रहे हैं कि एक मिक्सचर बना रहे हैं हम लोग जहां पे 26 ग्राम रह रहे हैं आपका हेप्टेन एंड 35 ग्राम रह रहे हैं ऑक्टेन। दैट मीन्स एक मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें क्या वेपर प्रेशर होगा आपका जो हेप्टेन का एंड ऑक्टेन का, ये हमें निकालने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि हमें गिवन क्या है वो निकाल मतलब लिखते हैं। तो हम लोग गिवन तो हमारे पास जो है वो लिख देते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दैट मच। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि आपका जो वेपर प्रेशर है दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्योर फॉर्म में है, तो ये कितना है आपका प्योरेस्ट फॉर्म में। ठीक है, हेप्टेन, थोड़ा सा रुक जा, गड़बड़ लिख दिया। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों आइडियल सॉल्यूशन है। चलो अच्छी बात, आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स कंपोनेंट्स आर 105.2 kilopascal, दिस इज kilopascal, ओके, एंड 46.8 kilopascal respectively. Okay, then what will be the vapor pressure of mixture 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो सुनो बच्चे, सवाल बहुत सिंपल है। सवाल में क्या पूछा गया, बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो है वेपर प्रेशर इंडिविजुअली दिया गया है दो लिक्विड का, एक है हेप्टेन एक है ऑक्टेन, इनका वेपर प्रेशर दिया गया है। बोल रहे हैं कि अगर 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन को अगर हम मिला के एक मिक्सचर बनाए तो उसमें जो हेप्टेन और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इतनी से सवाल पूछा है। सवाल बहुत सिंपल है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो गिवन क्या है, तो गिवन में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन दैट मीन्स प्योर फॉर्म। तो हेप्टेन हम लोग क्या लिख देंगे, पी नॉट। पी नॉट कितना है बच्चे, यहाँ पे दिया गया है आपका हेप्टेन का 105.2 kilopascal। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे दूसरा वेपर प्रेशर भी गिवन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन ये भी प्योर फॉर्म में है, तो इसका कितना दिया गया है, इसका दिया गया आपका 46.8 kilopascal। चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब हमें मास दिया गया है, किसका मास दिया गया है, नहीं तो हेप्टेन का एंड ऑक्टेन का। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मास ऑफ हेप्टेन जो गिवन है, पहले मैं उसको लिख रहा हूँ, हेप्टेन, हेप्टेन का मास कितना दिया गया है 26 ग्राम, एंड ऑक्टेन का मास जो दिया गया है वो दिया गया है 35 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास बात यह है कि निकालना क्या है। देखो निकालना तो है कि सॉल्यूशन में हेप्टेन और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर क्या है, तो ये हमें बताएगा कौन, कौन सा लॉ बताएगा, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बात करूं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहे हैं कि PS इज इक्वल टू, या वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ प्योर फॉर्म।
यही बोल रहे हैं कौन, राउल्स लॉ। अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा 1 1, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे हेप्टेन ले लिया तो ये सब हेप्टेन का है। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू प्योर फॉर्म, मतलब प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर तो हेप्टेन का दिया गया है 105, तो 105.2 किलो पास्कल, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू मोल फ्रैक्शन। सॉरी, अब मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चे, अब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मोल चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास ऑफ हेप्टेन, ठीक है, तो मोलर मास ऑफ हेप्टेन, अगर मैं मोलर मास ऑफ हेप्टेन की बात करूं तो कितना हो जाएगा बच्चे, हेप्टेन मतलब होता है C7H16, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C7H16, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 7 मल्टीप्लाई इंटू 12 प्लस 16, यू विल गेट 100, ठीक है। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, अगर मैं ऑक्टेन की बात करूं तो ऑक्टेन होता है आपका C8H18, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई इंटू 12 प्लस 18 एंड 96, सॉरी 114 आएगा, तो 114 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। अब देखो मोल तो चाहिए ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, तो मैं ये ना साइड में निकाल रहा हूं कॉर्नर में, ठीक है, तो मोल ऑफ हेप्टेन, मोल ऑफ हेप्टेन, तो मोल कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा आपका गिवन मास बाय मोलर मास, तो आपका आ जाएगा 26/100, और अगर मैं इनकी मोल निकाल लूँ ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन का मोल आ जाएगा आपका कितना 35/114। गॉट इट। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो 2 किलो पास्कल मल्टीप्लाई इनटू ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 था ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मतलब हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन, तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना तेरा मल्टीप्लाइड बाय, मैं मोल फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 26/100, दैट मीन 26/100 मतलब 0.26, 0.26, तो अल्टीमेटली हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, अगर इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0.26 मोल आएगा एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो ये आ जाएगा 0.26 और ये आ जाएगा तेरा 0.31, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.26 प्लस 0.31, ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो ऐसे निकालते हैं। अब अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे आपके पास, तो हमारे पास अल्टीमेट आएगा क्या, तो हेप्टेन के लिए आएगा 0.456 कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0.456 आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई इनटू 105.2, हमने ये जो लिखा था वो फिर मैंने वापस लिखा, ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली, तो यू विल गेट 47.97 किलो पास्कल। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन की बात करूं, तो ऑक्टेन में कहानी क्या है, देखो ऑक्टेन में आ जाएगा आपका 46.8 मल्टीप्लाई इनटू मोल फ्रैक्शन। देखो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का निकालूं, तो हमें तो यहाँ पे हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन मिला 0.456, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, मैं पहले निकाल दे रहा हूँ क्योंकि एक बार में थोड़ा वहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 1 - 456 कर दूं तो ये आ जाएगा 0.544, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 0.544 देखें मोल फ्रैक्शन देखें, देन आई विल गेट हाउ मच 25.46 किलो पास्कल। व्हाट इज माय पॉइंट, तो ये हमें मिल जाएगा, ऑक्टेन का अलग मिल गया और हमें हेप्टेन का अलग मिल गया। हमें चाहिए क्या, हमें बोला गया व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, दैट मीन्स हमें टोटल चाहिए, तो टोटल अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
टोटल क्या करना है हमें, टोटल दोनों को ऐड कर देना है। तो टोटल जो होगा 47.97 प्लस 25.46, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट 73.43 किलो पास्कल। तो ये हमारा बन गया आंसर। गॉट इट, ये हमारा आंसर बन गया। ये हमें निकालने के लिए बोला गया था, हमने निकाल दी। गॉट इट माय पॉइंट, क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। अच्छा, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है पता है? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज नहीं हो पाता है, दैट मीन्स जो वेपराइज नहीं होगा, समझ रहे? तो जो वेपराइज नहीं होगा इसका मतलब क्या है, उसका वेपर प्रेशर आएगा नहीं। उनकी बात किया जा रहा है कि एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूट जो है हमारा नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो इजीली वेपराइज होगा नहीं, वेपराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर आएगा नहीं, तो सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। अब वाटर की वेपर प्रेशर जो है गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वीपी ऑफ वाटर। मैं वाटर से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ वीपी ऑफ वाटर। तो वाटर की वीपी जो दिया गया है, मतलब वेपर प्रेशर जो दिया गया है, दिस इज 12.3 किलो पास्कल, ये दिया गया हमें। हमें निकालने क्या बोला है कि एक मोलर सॉल्यूशन है, उनकी वेपर प्रेशर निकालो, दैट मीन्स पीएस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो 1 मोलर का मतलब क्या होता है, ये मतलब समझो। 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, ये तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 1 मोल solute is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो मैंने 1000 ग्राम लिख दी, बात बराबर है। अब बात क्या है, बात मुझे बोला है पीएस निकालने के लिए। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू, चाहे आप RLVP बोलो, रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर बोलो, या फिर राउल्ट्स लॉ बोलो, दोनों के लिए क्या हो सकता है, हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दैट मीन्स मैंने इसको B लिख दिया, B मतलब सोल्यूट में मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे PS चाहिए, P नॉट तो दिया गया है मुझे बस PS चाहिए यहाँ से। तो हमें कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन चाहिए इसके लिए, तो मैं पहले ना मोल फ्रैक्शन निकाल ले रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अभी तो हमारे पास मोल आ गया सॉल्यूट का, चलो ठीक है। अब हमें सॉल्वेंट का मोल निकालना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का मोल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास गिवन मास है, तो मोलर मास हमें पता है, तो मोलर मास ऑफ वाटर चाहिए। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, दिस इज 18 ग्राम पर मोल, ये होता है ना ग्राम पर मोल। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे बच्चे, मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करो तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है 1000 और मोलर मास कितना है 18। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट 55.5। ये ऑलवेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम का मोल जो होता है वाटर का कितना होता है। ठीक है, ये बार बार होता है, हम लोग बार बार लिखते हैं इसी चीज को। तो इतना मोल आ गया हमारे पास। अब देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बोलेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, मोल 1, तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल मतलब 1 प्लस 55.5। ठीक है, जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो आई विल गेट 0.0177। व्हाट इज माय पॉइंट, ये हमें मिल जाएगा वैल्यू। अब देखो यहाँ पे तो P नॉट हमें मिल गया ना, P नॉट कितना है, अगर मैं देखूं तो 12.3 माइनस PS डिवाइडेड बाय 12.3 इक्वल टू 0.0177। यहां से अगर मैं PS को कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा 123 माइनस PS इक्वल टू आ जाएगा 12.3 होगा, ये 12.3, ये आ जाएगा आपका 0.0177 मल्टीप्लाइड टू 12.3, ये आ जाएगा। अब यहां से PS की अगर मैं बात करूं तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा 123
माइनस 0.0177 इंटू 12.3, इसको माइनस कर देंगे तो आई विल गेट दिस वन। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना, अगर हम माइनस करेंगे इसको, ये 12.3 होगा, ठीक है। तो ये आंसर जो आ जाएगा इट विल कम 12.08 किलो पास्कल, 12.08 किलो पास्कल। तो हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, तो हमने निकाल लिया वो वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। गॉट इट माय पॉइंट, क्लियर है बच्चे, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसकी मोलर मास दिया गया 40 ग्राम पर मोल, दैट शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। अच्छा, यहाँ पे देखो हमें ना जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उनकी मोलर मास निकालना है। अच्छी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन को डिसॉल्व किया गया, और जैसे हमने उस सॉल्यूट के अंदर इसको डिसॉल्व किया तो हुआ कि उनका जो प्रेशर है, मतलब ये जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होकर 80% हो गया। तो हमें उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसकी मोलर मास, ठीक, सॉरी मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास। देखो बच्चे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसकी मोलर मास दिया गया है, दैट शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। अच्छा देखो, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया जिसका मोलर मास दिया गया है, अगर हम इसको देखते हैं डिसॉल्व करते हैं ऑक्टेन में, तो उनका जो प्रेशर है वो प्रेशर 80% मतलब रिड्यूस होकर 80% हो जाता है। व्हाट इज माय पॉइंट? तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मास निकालना बोला गया है। तो मान के चलता हूं मैं, सपोज मैं बोल रहा हूं कि कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लेट कंसीडर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने उसको कंसीडर कर लिया, दिस इज सपोज W। तो अगर W, ठीक है, अब इसकी मोलर मास दिया गया तो मोल कितना होगा, मैं मोल निकाल ले रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल, अगर नंबर ऑफ मोल की बात करूं तो कितना हो जाएगा W/40, ठीक है, इतना मोल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग सपोज 80% बोल रहे हैं ना कि रिड्यूस होने के बाद सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस होकर 80% हो गया। तो फिर से मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेट कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारे पास जो प्योर फॉर्म में, सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि प्योर फॉर्म में जो प्रेशर था वो था 100, ठीक है, जब मैं सॉल्यूट का अलग से ले रहा था तब 100 था, जब उनको मैंने ऑक्टेन के अंदर मिला दिया, ठीक है, देन उसका प्रेशर जो है रिड्यूस होके कितना हो गया 80। दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ऑक्टेन ज्यादा क्वांटिटी में है। आपको पता है नॉन वोलेटाइल जो आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो उसमें जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का दोनों एक ही होता है, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन का लिख दिया 80, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर, दैट मीन्स चेंज इन प्रेशर की बात करूं तो इसको बोलते हैं लोअर इन वेपर प्रेशर, तो दैट इज व्हाट P0 माइनस PS, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 20, ठीक है। अब बात क्या है, अब आ रहे हैं हम लोग आगे। अब देखो हमें जाना है किसके पास, हमें जाना है आपका जो मास निकालना है। तो चलिए हम आगे की कहानी देखते हैं। तो देखो कहाँ से मास निकालेंगे, तो मास जो निकालेंगे हम लोग वो निकालेंगे आपका जो रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर है उस फॉर्मूले से। वो क्या है, वो है आपका डेल्टा P बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नाउ मैं ये लिख सकता हूं। तो अभी देखो डेल्टा P की वैल्यू कितना है बच्चे, डेल्टा P की वैल्यू तो हमारे पास है 20 और P0 है हमारे पास 100। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में चाहिए कि आपको मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो देखो टोटल मोल में हमें कहीं ना कहीं
मोल ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। तो मोल ऑफ अगर सॉल्वेंट चाहिए तो हमें मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, ऑक्टेन। अच्छा देखो ऑक्टेन की जो फॉर्मूला होता है ना, ऑक्टेन की बात कर रहा हूं, तो ऑक्टेन की फॉर्मूला जो होता है C8H18 होता है। इसकी मोलर मास होता है 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी मोल्स की, तो मोल क्या हो जाएगा, 114 ग्राम दिया गया है, डिवाइडेड बाय मोलर मास है 114 ग्राम पर मोल, तो अल्टीमेटली आ जाएगा हमारे पास 1 मोल। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो कितना है, नहीं तो W/40, और टोटल मोल में हम लोग लिख सकते हैं 1 + W/40। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये जीरो गया, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, इतनी सी बात आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो ये जो है ना कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, तो हम लोग कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 1/5 को 0.2 भी लिख सकते हैं। तो 0.2 1 + W/40 इक्वल टू W/40। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0.2 प्लस W/13 हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई टू 0.2। ठीक है, इक्वल टू W/40। देखो अगर इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा कि नहीं। देखो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, 0.2 को एक साइड में ले रहा हूँ और इसको माइनस कर दे रहा हूँ तो बेटर रहेगा। तो मैं क्या किया ना, मैंने ये किया कि W/40 माइनस W/40 मल्टीप्लाइंग टू 0.2 इक्वल टू 0.2, मैंने ये अरेंज कर लिया। तो अब क्या होगा, W/40 कॉमन, तो आ जाएगा कितना, 1 - 0.2 इक्वल टू 0.2 आएगा कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आ गया इतना, W/40 मल्टीप्लाइंग टू 0.8 इक्वल टू 0.2। अब देखो आसान हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा। जब इस इतना आ गया तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये जो W है ना, W को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। समझ रहे हो, तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो फाइनली हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उनकी जो मास है वो कितना होगा, 10 ग्राम होगा। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, देख क्वेश्चन में है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram water is added to the solution and the new vapor pressure becomes that much, 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute, vapor pressure of the water at 298 Kelvin. अच्छा देखो कहानी क्या है ना बच्चे, इसमें देखो समझो, इसमें क्या है, 90 ग्राम वाटर है जिसमें हम लोग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बनाया। उसकी वेपर प्रेशर दिया गया 2.8 किलोपास्कल। फिर उस सॉल्यूशन में अगर फर्दर मैंने 18 ग्राम वाटर को ऐड कर दिया तो उनकी वेपर प्रेशर 2.9 किलोपास्कल आ गया। तब उस सॉल्यूशन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा और वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा। क्लियर है बात, ये हमें निकालने बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी कहानी क्या है। देखो पहली बात तो है हमें गिवन क्या है, तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को मैंने लिख दिया WB, बी को मैं सॉल्यूट मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो इसका कितना है, 30 ग्राम है। दूसरी बात क्या है, वेट ऑफ वाटर। अब वाटर की वेट कितना दिया गया है, WA मान लिया मैंने, एंड दिस इज 90 ग्राम, ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या गिवन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है PA दिया गया है। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन में वाटर का दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए PA लिखा मैंने, एंड वो कितना है 2.8 किलोपास्कल। चलो अच्छी बात है। और कुछ गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। अब देखो राउल्स लॉ क्या बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अब देखो राउल्स लॉ तो बोल रहा है कि vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution divided by vapor pressure of pure solvent is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइन टू एम ए डिवाइडेड बाय एम बी मल्टीप्लाइन टू डब्ल्यू ए, क्योंकि मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टोटल मोल्स होते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग नीचे जो मोल ऑफ सॉल्यूट है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली ये आ गया। तो इसमें अगर मैं वैल्यू बिठाऊं तो पी ए नॉट की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन पी ए या पी एस का तो वैल्यू है, तो पी ए नॉट माइनस पी ए लिखो या तो पी एस लिखो, बात बराबर, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यू कितना है 2.8 डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू, मैं यहां पे बिठा रहा हूं मास ऑफ सोल्यूट 30 मल्टीप्लाई टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स वाटर इज 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मुझे पता नहीं, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट हो गए, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90। गॉट इट माय पॉइंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लूं तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा आपका पी ए नॉट, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह कि 2.8 बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा मोलर मास माइनस 6 डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको हम रीअरेंज करके मिल रहे हैं, समझ रहे हो, इनको सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला, तो मैं इसको क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब मैं क्या करूं, वाटर को ऐड करूं, तो आफ्टर एडिंग वाटर, जब मैं वाटर को ऐड कर दिया उसके बाद कहानी क्या हुआ, तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट जो था वो है, कोई दिक्कत नहीं, वो कितना है 30 ग्राम, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना आ जाएगा, वो तो 90 ग्राम था, लेकिन हमने वाटर को ऐड कर दिया 18 एक्स्ट्रा, तो आ गया कितना 108 ग्राम, ठीक है। अब देखो इस टाइम में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं कितना 2.9 किलो पास्कल, ठीक है। अब देखो, अब फिर से वही राउल्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं, सेम टू सेम चीजें कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वही सेम टू सेम फॉर्मूला। तो अगर मैं फॉर्मूला सेम टू सेम रखूं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे कि पी ए नॉट माइनस पी ए की वैल्यू दिया गया है 2.9 डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू, अब मोल फ्रैक्शन में क्या है, ऊपर आपको फॉर्मूला यहाँ से आप देखो, इसको आप देखोगे तो, रुक जा थोड़ा इसका इंक चेंज करते हैं, अब देख ये वाला फॉर्मूला देख, तो यही सेम चीज में वैल्यू बैठा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई इंटू एम ए 18 डिवाइडेड बाई एम बी मल्टीप्लाइड बाई 108, आएगा कि नहीं आएगा। तो जब इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 2.9 डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एम बी माइनस 5 डिवाइडेड बाई एम बी। अब देखो ये जो है ना, ये इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, नहीं तो 2.8 डिवाइडेड बाई पी ए नॉट डिवाइडेड 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका 2.9 डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू, अगर हम लोग ऊपर देखें तो इसका कितना था, इसका था एम बी माइनस 6 बाई एम बी, यहाँ पे था एम बी माइनस 5 बाई एम बी। अब देखो बात क्या है ना, यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे पी ए नॉट गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एम बी गया,
तो यहाँ पे अगर मैं एम बी निकालूँ तो मेरे पास एम बी आ जाएगा, और एम बी कितना आएगा, नहीं तो 2.8 और 2.9 और अप्रोक्स 1 मान ले, और ये तेरा आ गया एम बी माइनस 6 एम बी माइनस 5, तो 5 6 ये आ जाएगा कुछ 34 के करीब, ये आ जाएगा कुछ 34 ग्राम पर मोल, समझ, इतने के करीब आ जाएगा। अब कहानी क्या है, एम बी जब आ गया तो अब हमें पी ए नॉट चाहिए, तो पी ओ नॉट चाहिए तो कोई भी एक इक्वेशन में बिठा दे वैल्यू। तो मैंने लिख दिया, सपोज मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज करूं, मुझे थोड़ा जगह चाहिए, यहाँ पे नहीं हो रहा, मैं इतना इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब देख हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि एम बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में बिठा के मिल रहा है मुझे, तो इक्वेशन वन में अगर एम बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एम बी की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा अभी 2.8 मान लें डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू 34 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 34, तो पी ए नॉट कितना आ जाएगा, तो देख 34 माइनस इसका मतलब तेरा कितना आ गया 28, और ये आ गया तेरा 34, तो ये आ गया तेरा 28 और ये 2.8 है, तो दैट मीन्स आ जाएगा 0.1, दैट मीन्स 3.4 किलो पास्कल आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा आंसर। गॉट इट माय पॉइंट। तो देखो वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया और मोलर मास हमें निकालना बोला था, मोलर मास हमारे पास ये आ गया कि मोलर मास कितना आ जाएगा 34 ग्राम पर मोल। क्लियर है बात, समझ रहे हो, चलो बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आ गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर in water has freezing point of 278 Kelvin, 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. अच्छा देखो यहाँ पे गिवन क्या है, पहली बात तो यहाँ पे दो केस दिया गया है, समझ रहे हो, एक केन शुगर का और एक ग्लूकोज का। तो पहले मैं केन शुगर को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ग्लूकोज में जाएंगे। तो यहाँ पे केन शुगर में बोला है 5% ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब बाय मास क्या है, इसका मतलब 5% बाय मास, इसका मतलब है मास मीन्स कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट या फिर शुगर, अरे क्या हो गया, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट कभी मत लिखना, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। इसका मतलब ये पता चल गया, तो यहां से हमें मास ऑफ सॉल्यूट को पता चल गया। तो देखो मोलालिटी निकालना है, ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी है, तो मोलालिटी चाहिए, तो मोल भी तो चाहिए। तो यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया कितना 5 ग्राम, ठीक है। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारे पास वो आ जाएगा आपका 95 ग्राम। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin। अच्छा देखो यहाँ पे दो केस दिया गया है, ठीक है। पहली बात तो है यहाँ पे केन शुगर एंड ग्लूकोज का दो केस दिया गया है, तो हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो पहला हम केन शुगर कर रहे हैं। अब केन शुगर में क्या बोला गया, बोला गया है कि 5% सॉल्यूशन बाय मास, इसका मतलब क्या है ये समझना हमें जरूरी है। केन शुगर इन वाटर, तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब है अगर मैं बात करूं 5% सॉल्यूशन बाय मास, इसका मतलब होता है मींस 5 ग्राम केन शुगर या 5 ग्राम शुगर भी लिख सकता हूं। तो 5 ग्राम केन शुगर इज dissolved in 100 ग्राम वाटर,
100 ग्राम वाटर। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि मास ऑफ सोल्यूट जो है, मास ऑफ सोल्यूट जो है वो है 5 ग्राम। ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो आ गया कितना, 100 ग्राम। ठीक है, अब देखो बात क्या है बच्चे, बात समझना, यहां पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को मैं लिख सकता हूं टी एफ नॉट, वो दिया गया हमें 271। ठीक है, ये दिया गया हमें। ठीक है, जब सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग शुगर को वाटर के अंदर देने के बाद, तो हमारे पास जो टी एफ नॉट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 271, एंड वी नो दैट, सॉरी टी एफ सॉल्यूशन में, नॉट टी एफ नॉट, दिस इज टी एफ, इतना केल्विन, एंड वी नो दैट कि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है हम लोग उनमें चलते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई इनटू मोलालिटी। तो देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू जरूरत है हमें, तो डेल्टा टी एफ कैसे निकाला जाता है, नहीं तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो टी एफ नॉट कितना आ गया 273 माइनस 271, तो मैं लिख सकता हूं 2, अरे थोड़ा सा देखो यहाँ पे एक्चुअली 273.15 दिया गया है ऑलरेडी प्योर वाटर, इसको थोड़ा ध्यान से देख, प्योर वाटर का दिया गया है, तो हम लोग ना यहाँ पे 273.15 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 273.15। मैं इसको इरेज करूँगा, मिस्टेक होगा थोड़ा, देख, इसमें क्या है ध्यान से देख, यहाँ पे आ गया तेरा, देख मास ऑफ हमारे पास क्या आ गई, मैंने देख मास ऑफ हम लोग यहाँ पे लिख दिए, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है कितना 100 ग्राम। अब देखो हमारे पास जो है, और एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे गिवन क्या है, और एक बार यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि आपके पास जो सोल्यूशन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो गिवन है, तो सोल्यूशन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271 केल्विन। और एक चीज गिवन है कि प्योर वाटर का जो आपके पास मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 273.15। तो अब मुझे डेल्टा टी एफ निकालना है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 273.15 माइनस 271, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2.15। ठीक है, अब डिग्री में रखूं या केल्विन में रखूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो वी नो दैट वन फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई इनटू मोलालिटी। अब देखो डेल्टा टी एफ तो पता चल गया, लेकिन मोलालिटी मुझे अभी तक पता नहीं चला, तो देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू मैंने 2.15 बिठा दिया, अब मुझे के एफ यहाँ से निकालना है, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना, अब ध्यान से देख बच्चे, यहाँ पे जो है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट तो है शुगर, शुगर का कितना है वेट 5 ग्राम, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 5/342, 342 क्यों लिखा बच्चे, मोल क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास तो 5 है, और मोलर मास कितना है, मोलर मास शुगर का होता है आपका 342, तो मैंने इसीलिए डिवाइडेड बाय 342 लिख दिया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने में है, ग्राम में है, तो जब मैं ग्राम में लिखूंगा तो ऊपर क्या होता है 1000 देके मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने ऊपर 1000 देके मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली यहां से मुझे के एफ निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ से 2 0 और ये 2 गया। ठीक है, अब 50 डिवाइडेड बाई 342 और इस साइड में 2.15, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ आ जाएगा 5 बाई इतना 10, 50 बाई 342 वो आ जाएगा कुछ तेरा 0.146 के करीब आ जाएगा, तो ये आएगा तेरा 2.15 डिवाइडेड बाई
146, ये हमारा के एफ आ गया। ये पहला केस से के एफ आ गया। अब दूसरा केस में ये जो पहला केस का के एफ को दूसरा केस में यूज करेंगे। अब दूसरा केस किसके लिए है? ग्लूकोज के लिए है। तो पहली बात तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। इसका होता है 180 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट करके देखो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये सब बातें बार बार हम लोग कर रहे हैं ना, इसीलिए आप कैलकुलेट करना है। कितने बार एक क्वेश्चन में हम लोग ये मोलर मास निकाल के देंगे, आपको पता है उसका फॉर्मूला, आप जस्ट कैलकुलेट कर लो। तो अभी बात क्या है, अभी हमारे पास जो है वेपर, जो आपका 5% ग्लूकोज दिया गया है, उसमें आपको निकालना है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। चलिए ठीक है, ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन में निकालना है। तो मैंने क्या किया ना, मोलालिटी निकाला फिर से, क्योंकि मोलालिटी यहाँ पे चेंज होगा। तो मैंने मोलालिटी निकाला किसके लिए? जब केस 2 ले रहा हूँ मैं, केस टू मतलब ग्लूकोज वाला केस ले रहा हूँ, तब मैं बात करूँ तो तब मोलालिटी कितना होगा। तो देखो मोलालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मोलालिटी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहाँ पे ग्लूकोज कितना गिवन है? ग्लूकोज है 5 ग्राम, 5% ग्लूकोज बोला है ना, तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। एंड उसके बाद कितना है? सॉल्वेंट का वेट है 100 मल्टीप्लाइड टू ऊपर 1000 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ग्राम में लिख रहे हैं। तो वही सेम टू सेम चीजें हैं, बस एक मोलर मास चेंज हो गया। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 0.278, इतना मिल जाएगा हमें मोलालिटी। तो अब डेल्टा टी एफ की कहानी चलते हैं। चलो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइंग टू मोलालिटी। अब देखो के एफ की वैल्यू तो हमें पता है 2.15 डिवाइडेड बाई 0.146 मल्टीप्लाइंग टू मोलालिटी भी हमें पता है 0.278। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई विल गेट 4.09। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का सॉल्यूशन में। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चे? डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब देखो टी एफ नॉट की तो वैल्यू हमें पता है, दिस इज 273.15। अब माइनस टी एफ। अब मुझे चाहिए क्या? टी एफ चाहिए। अब देखो डेल्टा टी एफ, यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा टी एफ हमें पता है दिस इज 4.09। मैं अगर यहाँ पे बिठा रहा हूँ तो अल्टीमेटली डेल्टा टी एफ जब मैंने बिठा दिया, अब टी एफ कितना आएगा? नहीं तो हम टी एफ को क्या करेंगे? 273.15 माइनस 409 करेंगे, तो इट विल कम 269.06 केल्विन। गॉट इट माय पॉइंट? ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। समझ रहे? ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो टी एफ क्या हमें जो निकालने बोला था कि ग्लूकोज का उस सॉल्यूशन के अंदर कितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, नहीं तो फ्रीजिंग पॉइंट 269.06 आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर है? तो आपको आज जो है हम लोग 20 तक जो क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर दिया। फिर अगली क्लास में हम लोग इनके बाद सॉल्व करेंगे। गॉट इट? थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।